हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और ये जो वीडियो है यूपीपीसीएस 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो नहीं, एक तरह से हम कह सकते हैं ये रिवीजन सीरीज है। अगर आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक, स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर और अंत तक देखना। आइए बात करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों के। राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार, ये जो है चुनाव आयोग को होता है। ठीक है ना। जैसे कोई राजनीतिक दल है, उसे जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना या जो है क्षेत्रीय स्तर की पार्टी बनाने की जो मान्यता है, ठीक है ना, ये अधिकार चुनाव आयोग को होता है। और राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर को जो पार्टी बनती है उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा कर लिया जाए तो वह पार्टी बड़ी हो जाती है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर हो जाती है। और ये घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन और होंगे, एक होगा संसद, दूसरा होगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, और तीसरा होगा चुनाव आयोग। ठीक, और चौथा मान लो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो हम आराम से जो हटा सकते हो। बाकी के तीन ऑप्शन हो गए, राष्ट्रपति, संसद और चुनाव आयोग। मेरा मानना है कि आप संसद को चुनाव जो है क्या बोलते हैं ऑप्शन टिक करके आओ, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और इसीलिए इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा दैट इज चुनाव आयोग। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत के निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना, का जो पदावधि क्या होती है, 6 वर्ष होती है, या फिर जो जो व्यक्ति है उसकी 65 वर्ष पूरी हो जाए। ठीक, जो भी पहले हो उसको जो रिटायर कर दिया जाएगा। आगे बात की जा रही है भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त किसके द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जाए तो ये जो अधिकार है वो चुनाव आयुक्त को होता है। ठीक, याद कर लेना। आगे बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। ठीक, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात करें तो यहाँ बात की जा रही है अनुच्छेद 324 की। अनुच्छेद 324 में कह रहा है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति का चुनाव आयोग में होते हैं। अनुच्छेद 325 में बात की जा रही है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर जो है शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 326 में। यहाँ कह रहा है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होते हैं। अनुच्छेद जो है 327 कह रहा है, और ये कह रहा है विधानमंडलों में चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। ठीक, आगे अनुच्छेद 328 में अगर बात करें तो 328 में कह रहा है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। ठीक, अनुच्छेद 329 में बात की जाए तो इसमें बात की जा रही है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक, आगे अनुच्छेद 329 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में जो विशेष प्रावधान जो निरस्त। ठीक, ये अनुच्छेद 329 का निरस्त कर दिया है, लेकिन इसका संबंध जो है प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव के संबंध में किसी प्रावधान से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक दलीय लोकतंत्र। क्या आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग जो कहाँ किया जाता है, तो ये जो है दल के आंतरिक चुनाव के लिए जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय पर होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अंत में देखते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन जो है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो इसका जो प्रक्रिया होती है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है ना, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं
वो अगर 2/3 बहुमत से ये प्रमाण कर देते हैं कि ये ठीक है ना, तो इस जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो इसको हटाया सकता है। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। 61वां संविधान संशोधन किया गया था। 1989 की बात थी, 1989 की, और 21 वर्ष से घटाकर जो है मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई और अब तक जो 18 वर्ष ही। ठीक, अगर आप 18 वर्ष या इससे अधिक के हैं तो आप जो है मतदान कर सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। ये जो है आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो राष्ट्रपति निर्णय देता है किसकी, सांसदों की अयोग्यता के संबंध में। ठीक, निर्वाचन आयोग परामर्श देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर निर्णय देता है कि ये सांसद जो अयोग्य हो गया है। ठीक, अयोग्य होने के कई एक रीजन हो सकते हैं। आगे बात की जा रही है संसद के द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक, तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित व्यक्ति को जो है चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय ने अपराधी घोषित किया है तो वह व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। ये जो है विधिक अधिकार है, याद कर लेना, मताधिकार वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी, और ये आपकी 1985 में प्रदान की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। ये जो है आपकी जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहाँ पे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो ये लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है निर्वाचन आयोग को किस 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। ठीक है ना, किस वर्ष में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। ये 1989 में एवं 1983 में जो 1989 एवं 1993 में 1989 एंड 1993 में जो है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया। ठीक, इसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी के 3 जो है आपके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक टोटल 3 होते हैं। ठीक है ना, 1+2 होते हैं, एक अध्यक्ष 2 उप चुनाव आयोग, शायद 2 या 3, कन्फ्यूज हूँ, शायद 3 ही सदस्य होते हैं। ठीक, आगे हम कंफर्म कर लेंगे। आगे बात की जा रही है दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। ये 15 फरवरी 1985 में पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जो है राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना से होता है एंड यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत की जाती है। ठीक, अंत में देख लेते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब जो है बात की जा रही है प्रमुख आयोग के बारे में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आयोग और जो समितियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इस समिति का संबंध किससे है या उनकी इसका विषय क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 1993 में की गई थी और इसका अधिनियम 93 है। ठीक है ना, किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना, तो इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है ना, आगे आगे बात की जा रही है भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के अधिनियम के द्वारा जो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। ये जो है राजमन्नार आयोग ने की थी। ठीक, कि IPS और IPS सेवा को खत्म करके एक दूसरी नई सेवा लागू की जाए। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आपकी है रोज मिलियन बैती। कौन है,
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो प्रथम महिला अध्यक्ष है ये कौन है, रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक, आगे बात करते हैं मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में बात करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। ठीक, आगे बात करें इसके सदस्यों के बारे में। पहला सदस्य जो है ये हो सकता है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है ना। दूसरा सदस्य हो सकता है उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है या फिर सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है हाई कोर्ट का कार्यरत जज या जो रिटायर्ड जज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तीसरे सदस्य के बारे में तो ये मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव या विशेष जानकारी वाला व्यक्ति हो सकता है। और पदेन सदस्य ये जो होते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे अंत में हम देखते हैं लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त जो 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है। किसमें, लोकपाल के बारे में बात की जा रही है। ठीक, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष को जो भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक, कब नियुक्त किया गया था, 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष और इनको जो भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, इनका चयन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसमें रंजन गोगोई थे, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी थे सम्मिलित। ठीक, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। और अन्य न्यायविद सदस्य की बात करें तो वो बनाए गए थे जस्टिस दिलीप बी भोसले और प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और ये आपका आजाद कुमार त्रिपाठी। ठीक, गैर न्यायविद सदस्य के बारे में बात करें तो इसमें अर्चना राम सुंदर बनाए गए थे, दिनेश कुमार जैन बनाए गए थे, महेंद्र सिंह बनाए गए थे और इंद्र प्रसाद गौतम बनाए गए थे। कौन, अन्य गैर न्यायिक सदस्य के बारे में बात करें तो। ठीक, आगे बात की जा रही है राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है। ये जो है बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ये सुझाव जो है ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ये जो आपका वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संचित निधि को जो है समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्या संचित निधि जो है समेकित निधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। इसका अनुच्छेद है 317। ठीक, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक, किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है और ये अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। ये व्यय जो है ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, एंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त जो 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, वर्ष 1926 में ली आयोग कमीशन की अनुशंसा पर जो सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं राजभाषा के बारे में। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है ना, ये देखो राजभाषा तो है अपने देश में लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय भाषा के बारे में तो राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। ठीक, ना राष्ट्रीय भाषा है और ना ही अभी तक राष्ट्रीय धर्म है। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था वर्ष 1955 में किया गया था और ये बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, याद रख लेना, वर्ष
वर्ष 1955 है, और इस आयोग की अध्यक्षता की थी बीजी खैर ने। ठीक, आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में जो राजभाषा के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषाओं के बारे में बात की गई है, और 2003 में जो है 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर अब जो है ये 22 हो गई है। ठीक, तो जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इनकी ट्रिक क्या है, BD और MS। ठीक, बोडली और डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, 92 में संविधान संशोधन में जो है 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक, आगे बाकी देखते हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है। देखो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। ठीक, बाद में जो है एक भाषा जोड़ी गई, ठीक है ना, बाद में फिर 3 भाषा जोड़ी गई, और फिर आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, यानी कि 14 तो मूल संविधान में थी। ठीक, जब एक भाषा जोड़ी गई तो वह थी सिंधी, ठीक है ना, याद रख लेना। जब 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, इनकी ट्रिक है नमक के याद कर लो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, जब 4 भाषाएं जोड़ी गई तो इनकी ट्रिक है BD और MS। ठीक है ना, इसकी जो भाषाएं कौन कौन सी चारों, बोडली, ठीक है ना, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, इस प्रकार से जोड़ी गई, और जो विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी भाषाएं, जो है 22 भाषाएं। ठीक है ना, प्रथम जो पहली बार जो जोड़ी गई थी, वह पहली भाषा जोड़ी गई एक भाषा जिसका नाम था सिंधी। दूसरी बार में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिनका नाम ट्रिक है नमक, ठीक है ना, और इसको याद कैसे करोगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, और 4 भाषाएं जोड़ी गई अंत में, और इनकी ट्रिक है BDMS। ठीक है ना, और इसकी जो है क्या बोलते हैं, जो भाषाओं का नाम है, ठीक है ना, वो है बोडली, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, अब यहाँ बात कर लेते कौन कौन सी भाषाएं हैं अभी। देखो असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी है, पंजाबी और तमिल है। ठीक, इसी प्रकार से इधर बांग्ला है, कन्नड़ है, मलयालम है, नेपाल, संस्कृत और तेलुगु। ठीक, गुजराती है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, उड़िया है, सिंधी है, और आपका जो है उर्दू है। ठीक, ये आप याद रख लेना। अभी वर्तमान में जो 22 भाषाएं राजभाषाएं, उनमें जो इंग्लिश भाषा को शामिल नहीं किया गया। ठीक, अंत में ये भी देख लेते हैं जिसमें आपका संथाली है, डोगरी है, और ये आपका तमिल। ठीक, तेलुगु, बोडो, उर्दू और मैथिली। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है संविधान के किस अनुच्छेद में जो प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। ये अनुच्छेद 350 में की गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो किस वर्ष में शामिल किया गया। ठीक, ये वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। एंड 71वें संविधान संशोधन किया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, क्या नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है। ये आपका तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब तक 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हो चुका है। देखो 6 तो शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए, तो उनकी संख्या 8 है। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं 6, ये कौन कौन सी हैं। ठीक, पहली बात की जाए तमिल है, फिर तेलुगु है, फिर मलयालम। ठीक, तमिल है 2004 में घोषित की गई। ठीक, फिर संस्कृत 2005 में, फिर तेलुगु 2008 में, फिर कन्नड़ 2008 में। ठीक, मलयालम 2013 में, और उड़िया जो है आपकी 2014 में। ठीक, तमिल, तेलुगु, ठीक है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम और संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, 6 भाषाएं शास्त्रीय नृत्य, और इनकी घोषणा जो है आपकी समय समय पर की गई है। ठीक, सबसे पहले 2004 में तमिल की, फिर 5 में, इसी प्रकार से आगे आगे बात की जा रही है बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 राजभाषाओं को जो 92 में संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। ठीक, अब बात करते हैं राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बात की जाए अनुच्छेद 343 में, तो अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की बात की गई है। ठीक,
क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो ये भी देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 345 में जो राज्य की एक राजभाषा होगी और राजभाषा, ठीक। अनुच्छेद 346 में बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। एंड अनुच्छेद 347 की बात करें तो इसमें जो है बात की जा रही है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान के बारे में, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कौन सी भाषा होगी और हाई कोर्ट की कौन सी भाषा होगी, इसके बारे में। अनुच्छेद 348 में बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट में जो साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 के बाद 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में जो साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात की गई है, ठीक। अनुच्छेद 349 349 में बात की गई भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेष निर्देश विनिर्देश के बारे में। तो अनुच्छेद 350 में बात की जा रही है शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा के बारे में। अनुच्छेद 350 ई में बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाओं के लिए। और अनुच्छेद 350 बी में बात की जा रही है और ये बात की जा रही है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी के बारे में। और अनुच्छेद 351 में बात की जा रही है और इसमें बात की जा रही है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश के बारे में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? ये जो है संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है ना? 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी भाषा को, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जब भाषाएं जोड़ी गई थी 14 में 1, फिर हो गई 15, ठीक है ना। और ये सिंधी जो प्रथम भाषा थी जिसको जोड़ा गया था राज्य की भाषा में, ठीक। तो इसको कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है इसमें बात की जा रही है संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये आपकी बंगाली है, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में। देखो यहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं 110% क्वेश्चन बनता है। पंचायती राज से 100% क्वेश्चन बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजभाषा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो निर्वाचन आयोग किया था ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आइए इसे भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज जो है किस अनुसूची का विषय है, ठीक। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? ये जो है देखो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है ना। और ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था कौन? पंचायती राज को, ठीक। और 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। और 1993 में ये 11वीं अनुसूची में जोड़ के और लागू हो गया था, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं पंचायती चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये जो है आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? ये जो है आपके 11 विषय निर्धारित किए गए। इसको याद कैसे करना? इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 11 से याद कर लो 11वीं अनुसूची, ठीक है ना। 9 2 11, 11 से याद कर लो 11वीं अनुसूची, यानी 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय की चर्चा की गई है, ठीक। और ये आपका नेक्स्ट करते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्तर इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, ठीक। पंचायत चुनाव इसको बोलेंगे पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होता है? प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होता है क्या? पंचायत चुनाव, ठीक। आगे बात की जा रही है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर? 2 अक्टूबर
1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग। ठीक, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा जो सर्वप्रथम की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखो बलवंत राय मेहता, ठीक है ना, 3 वर्ड हो गए, 1 2 3 और यहाँ पे त्रिस्तरीय, इस प्रकार से आप याद कर लो। और ये बात की गई 1956 में। ठीक, आगे बात करें अशोक मेहता समिति के बारे में, तो इन्होंने जो है पंचायती राज के लिए किस वर्तमान की संस्कृति की, इन्होंने 2 स्तर की। तो अशोक मेहता 2 हो गए, तो 2 से याद कर लो, 2 स्तर। और ये बात की गई 1977 में। ठीक, आगे बात करते हैं पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो संगठित किया गया था। ठीक, तो ये जो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, ठीक है ना, 1957 में आई थी और ये त्रिस्तरीय समिति है। ठीक, वहीं अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में आई थी, ठीक है ना, 20 साल बाद। और इसमें जो है 2 स्त्री की बात की गई। GV के राव समिति की बात करें तो ये 1985 में आई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बात करें LM सिंघवी समिति के बारे में, तो ये जो है 1986 में आई थी। संतानव समिति के बारे में बात करें 1962 में, ठीक है ना। पहले देखो 57 में, ठीक है ना, फिर 20 साल बाद 77 में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 77 के बाद 85, फिर 86, 62 और ये आपका 64, 62 64 पहले की बात है। ठीक, LM सिंघवी की बात करें 1986, संतानों की बात करें 1962 और ये आपका सादिक अली समिति की बात करें तो ये 1964 में आई थी। ठीक, आगे बात की जाए, देखो इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए तो ये दो समिति हैं एक्चुअली, आई कैन से ये 3 जो समितियाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये चौथी भी अगर हम ऐड कर लें तो ये, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 3 स्तर की है, और अशोक मेहता समिति 1977 की 2 स्तर की है। GV के राव समिति ये 1985 की, और ये आपका LM सिंघवी समिति 1986 की है। ठीक, 4 याद कर लो, 4 में 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ठीक, आगे बात की जा रही है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी। ये जो आपको LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। ठीक, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी प्रदान की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं ब्लॉक स्तर, दैट इज ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है। ये जो आपका प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना होता है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। ठीक, यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के भीतर जो है निर्वाचन कराना होता है। ये जो आपका 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन कराना होता है अगर पंचायत भंग हो गई है तो। ठीक, पंचायतों में जो है किन वर्गों के लिए आरक्षण पर का प्रावधान है। ठीक, पंचायतों में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए SC के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए ST के लिए। महिला SC ST के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है काय में, पंचायत में। ठीक, आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में और 12वीं अनुसूची के बारे में। ठीक, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत राज से है, और ये आपका 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से। ठीक, 11वीं अनुसूची का जो संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में, और इसका भी 1992 में हुआ था। पहले ये हुआ फिर ये हुआ। ठीक, दोनों को 1993 में लागू किया गया था। ठीक, दोनों को 1993 में लागू किया गया था। 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तब 73वां संविधान संशोधन था, 73rd, और जब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तब जो है 74वां संविधान संशोधन था। ठीक, अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक, 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, और इस सूची में 29 विषय की बात की गई है। और 73वें इस अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और इसका जो अनुच्छेद है ये 243 छः से 36 है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पंचायती राज का जो अनुच्छेद होता है ये 243 छः है, और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे अगर बात करें, आगे बात की जा रही है 12वीं अनुसूची के बारे में। नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें जो शक्तियों और उत्तरदायित्व की बात की गई है और इसमें जो 18 विषय हैं, ठीक, 12 में 18 विषय हैं और इस अनुसूची को जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक। तो इसको कैसे याद कर लो, जब संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो 9 और 2 9 दूनी 18, ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर लो। और यहाँ पर 29 विषय और 9 2 11, ठीक। यहाँ पे विषय को हमने जोड़ना है आपस में और यहाँ पे जो है जो जिस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था उसका लास्ट ईयर 92 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18 18 विषय हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 243 डब्ल्यू है, ठीक। आगे अंत में देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% का आरक्षण की बात की गई है, ठीक। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है विभिन्न राज्यों से संबंधित जो है पंचायती राज संस्थाएं, ठीक। जैसे बात की जाए 1 स्तरीय 2 स्तरीय 3 स्तरीय और 4 स्तरीय, ठीक। संस्थाओं की बात की जाए ग्राम पंचायत में जो 1 स्तरीय जो किस किस राज्य में, इसमें आपका केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ठीक। 2 स्तरीय की बात करी जाए ग्राम पंचायत पंचायत समिति, इसमें जो है असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। 3 स्तर की बात की जाए ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जो है जिला परिषद, इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, ठीक। 4 स्तर की बात की जाए तो इसमें जो 4 स्तर होते हैं ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, ठीक है, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, इसमें जो पश्चिम बंगाल है, ठीक। सिंपल है, इसमें याद कर लो। देखो 1 स्त्री की बात की जाए तो केवल ग्राम पंचायत, ठीक। 2 स्त्री की बात की जाए तो ये आपका ग्राम पंचायत पंचायत समिति। 3 स्तर की बात की जाए ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक। 4 स्तर की बात की जाए तो ये 4 आप देख सकते हैं। 4 स्तर केवल पश्चिम बंगाल में। 3 स्तर की जो ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, वह सबसे अधिक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्य, ठीक। आगे बात की जा रही है गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद का कार्य करती है, ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है आपका आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किससे शक्ति प्रदान की गई, ये आपका राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान की गई है, ठीक। आगे बात की जा रही अन्य यहाँ पे बात की जा रही है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान जो है ये दी गई है राज्य विधानमंडलों को शक्ति। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का जो है कुल स्थानों की 1/3, मतलब जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया वो 33% दिया गया है, बस इतना याद कर लो। 33% यहाँ पर जो है 1/3, ठीक। 73वें संविधान संशोधन का जो उद्देश्य है ये देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था करना और जो इसका एक और उद्देश्य है दैट इज जो पिछड़े गांव हैं, ठीक है ना, पिछड़ी एरिया हैं, उन तक जो विकास पहुंचा जाए। इसका एक और रीजन है दैट इज शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है ना। शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में ही ना रहे बल्कि जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको नाम दिया गया पंचायत समिति, ठीक है ना, या ग्राम पंचायत, उनके हाथ में शक्ति दी जाए और उस शक्ति के माध्यम से जो है गांव के कोने कोने का विकास किया जा सके, ठीक। आगे बात की जा रही है और आगे बात करते हैं भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया, ये आपका केरल है, ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अनुसूचित जनजातियों, इसको एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु जो आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों, टैक्सेज एंड फीसेज के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिका किस संविधान संशोधन, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, ये जो है पंचायती राज या फिर जो सुशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहन करता है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग जो है का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, ये अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर जो है कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, 18 विषय, ठीक है ना। और ये 1992
इसको याद कैसे किया, लास्ट में 2 ईयर, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18, ठीक। वहीं बात करें ये 12वीं अनुसूची की बात करें, ठीक है ना, इससे पहले जो पंचायती राज की बात करें 11वां, जिसमें जो है आपका 11वीं अनुसूची थी, ठीक है ना, उसमें 29 विषय हैं। इसको याद कैसे किया, 9 2 11, ठीक है ना, और ये 1992 में हुआ था, ठीक है ना। पहले 1992 में दोनों संविधान संशोधन हुए थे, 73वां भी, ठीक है, जिसका संबंध जो है आपका पंचायती राज से, और 74वां भी, जिसका संबंध जो है आपका नगर पालिका से भी है, ठीक। 1992 हुआ तो पहले नगर, और इन दोनों को जो लागू किया गया था वह 1993 में लागू किया गया था, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात की जा रही, थोड़ा और देखते हैं, ठीक है ना। पंचायत समिति, पंचायत समिति इसको बोलेंगे पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक। यानी कि जो प्रधानी का इलेक्शन होता है वही, जैसे किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है, ठीक। आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व जो है ये आपका ग्राम पंचायतों का होता है। भारत के किस राज्य पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, ये आपका आंध्र प्रदेश में प्रदान किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में संवैधानिकरण के बाद, जैसे समिति का नाम, अध्यक्ष और आपके वर्ष, ठीक। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स दल, ये इसके अध्यक्ष थे ललित माथुर थे, 2001 की बात है, ठीक। निम्न स्तर ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, ये आपके अध्यक्ष थे V रामचंद्रन, 2005 की बात है। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, ये इसके अध्यक्ष थी श्रीमती राजवंत संधू, 2008 की बात है। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति V रामचंद्रन अध्यक्ष थे, 2010 की बात है। और आम चुनाव एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति की बात करें तो ये मणिशंकर अय्यर, और ये 2012 की बात है, ठीक।